हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी जिसके अंतर अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर जो फर्स्ट पेपर में जो अपना सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है जनरल साइंस, उसके बारे में अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने जो साइंस है उसके अंदर बायो का तो अध्ययन कर लिया है और आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं आज की क्लास में। मैं आप सबके फीडबैक को जैसे देखता हूं तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि हाँ, आप सबको ये क्लास जो है वो अच्छी भी लग रही है, आपके तैयारी के अंदर ये उपयोगी भी साबित हो रही है। अगर ये सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, फीडबैक देते रहना ताकि मैं और आगे अच्छा करने का प्रयास करूं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना ताकि जो भी अपनी क्लासें होती है उन सब का आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ और आपके टाइम की बचत ही होगी। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर अपन जो अपनी फिजिक्स है उसका पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं गति के बारे में। गति क्या होती है, गति यानी मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर गति के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें निर्देश तंत्र का पता होना चाहिए, क्योंकि निर्देश तंत्र का पता होगा तभी हमें ये पता होगा कि अपन जैसे एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, वाई पे चल रहे हैं या जेड की तरफ चल रहे हैं, तो ये सब अपने को निर्देश तंत्र से ही पता लगता है। जैसा कि इसमें दिखा रखा है मैंने, ये निर्देश तंत्र बना हुआ है। इसके अंदर ये ऊपर वाली वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्स है और यहाँ जेड एक्स है। इसके निर्देश बिंदु यहाँ 0 0 0 है। तो इसके अंदर निर्देश तंत्र में होता है कि निर्देश तंत्र किसी भी कण की स्थिति की व्याख्या करता है तथा कण की गति के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि ये कण है वो कौन सी एक्सेस पर गति कर रहा है। इसमें 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई और जेड। और गति का प्रारंभिक बिंदु है वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र का मूल बिंदु कहलाता है, जो यहाँ 0 0 0 दिखा रखा है। और जैसे मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी लिया है कि किसी गांव में रेलवे स्टेशन विद्यालय से कितना दूर है, तो 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। इस उदाहरण में विद्यालय क्या है, तो विद्यालय क्या है, निर्देश बिंदु है, क्योंकि बताया गया है ना उत्तर की दिशा में विद्यालय। और जो रेलवे स्टेशन है वो क्या है, तो वो अंत बिंदु है। ये तो था निर्देश तंत्र। इसके बाद में अपन देखते हैं कि विराम एवं गति की संकल्पना, कि कोई वस्तु है वो विरामावस्था में होगी और विरामावस्था में होगी उसके बाद में वो जैसे जैसे गति करती जाती है। तो ये गति की संकल्पना के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है तो उस वस्तु को तो क्या कहते हैं, विरामावस्था में। कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लेकिन वो वस्तु उसी जगह पे है, तो इसका मतलब तो ये है विरामावस्था में। और जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु गति अवस्था में कहलाएगी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता भी है। एक नोट है कि विराम एवं गति दोनों क्या है, तो ये सापेक्ष राशियां हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से सापेक्ष राशियां कौन सी है, विराम, गति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा, विराम और गति दोनों क्या है, सापेक्ष राशियां हैं। कैसे है कि कोई भी कण एक ही समय पर विराम एवं गति दोनों अवस्था में हो सकता है, परंतु अलग अलग निर्देश तंत्रों के सापेक्ष। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई, जैसे ये है वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस। अब अगर कोई कण है वो एक्स एक्सेस पर गति कर रहा है तो इसका मतलब वाई पर तो विराम अवस्था में है ना, तो वाई पर तो क्या होगा, विराम अवस्था में, और एक्स पे क्या हो गया, गति अवस्था में। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि कोई भी कण है वो एक ही समय पर विराम अवस्था में भी हो सकता है और गति अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन किसके लिए, अलग अलग जो एक्सेस है उनके लिए ये अलग अलग पार्ट दर्शाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो गति के प्रकार है वो भी अपन अलग अलग आधार पे देखेंगे। तो समय के आधार पे अगर देखें तो एक तो होती है आवर्त गति और एक होती है अनावर्त गति। आवर्त गति कौन सी होगी, जो एक निश्चित समय के बाद में अपना पथ दोहराती है, तो वो तो कहलाएगी आवर्त गति। इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अनावर्त यानी ये निश्चित समय में अपना पथ नहीं दोहराती है। विमा के आधार पर एक विमीय है, यानी अगर कोई एक्स एक्सिस पर चल रही है। द्विमीय यानी दो तरफ चल रही है। त्रिविमीय, ये सब अपन निर्देश तंत्र के आधार पर देखेंगे। कण के पथ की प्रकृति के आधार पे, जैसे स्थानांतरीय है या घूर्णन है या दोलन है, इनका भी अध्ययन करने वाले हैं। और अन्य कौन से हो गए, जैसे यादृच्छिक है, वृत्तीय है, प्रक्षेप्य है, कंपन है, इन सब का अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन समय के आधार पे देखते हैं
कौन सी? आवर्त गति। आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन, कि जब कोई कण निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है या समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो कण की गति क्या कहलाती है? आवर्त गति। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, तो ये क्या है? निश्चित समय है ना, और निश्चित समय है जैसे 24 घंटे में अगर करती है तो इसे क्या बोलेंगे? आवर्त गति। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसके नाभिक के चारों ओर गति है, ये भी क्या कहलाएगी? आवर्त गति। जैसे सरल लोलक है, उसकी गति है, वो भी क्या कहलाएगी? आवर्त गति कहलाएगी। तो ये इसके उदाहरण है। हमें पूछते भी उदाहरण ही है, जैसे ये पूछ लिया कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति किस गति का उदाहरण है, तो किसका है? आवर्त गति। तो बाकी तो डिटेल्स जो दे रखी है वो गति को समझने के लिए, लेकिन उदाहरण है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर ध्यान में रखना। ये थी आवर्त गति अपनी। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं अनावर्त गति, यानी नॉन पीरियोडिक मोशन, कि जब कोई कण है वो निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो कण की गति कैसी कहलाएगी? अनावर्त गति। जैसे कि दैनिक जीवन में हमारे द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की जो गतियाँ हैं वो क्या कहलाएगी? अनावर्त गतियाँ। जैसे सपोज करो कि आप कोचिंग जा रहे हो या लाइब्रेरी जा रहे हो, तो एक दिन तो आप क्या करते हो? 5 मिनट में जाते हो, और एक दिन अगर कोई दोस्त के साथ में बातें करते जा रहे हो तो ये हो सकता है कि 7 मिनट ही लगा दी, तो ये कैसी हो गई? अनावर्त गति हो गई। अब अपन देखते हैं कि निर्देश तंत्र के आधार पे, तो एक विमीय गति, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो एक विमीय कौन सी होगी? वन डायमेंशनल मोशन, की जब कोई कण निर्देश तंत्र के केवल एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो कण की गति क्या होगी? एक विमीय। जैसे यहाँ दिखा भी रखा है मैंने कि अगर कोई यहाँ है, एक्स एक्सिस पर एक पे आ गया, वाई पे भी एक पे आ गया, तो ये तो द्विविमीय है। लेकिन यहाँ देखो, ये कंटिन्यू एक्स एक्सिस पे तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ देखो वाई एक्सिस पे नहीं हुआ। यहाँ ये वाई पे बढ़ रहा था, लेकिन एक्स पे तो निश्चित था ना, एक पे ही। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? एक विमीय गति। इसके लिए एग्जाम्पल कौन से हो गए? जैसे सीधी रोड पर कार की गति कौन सी होगी? एक विमीय। या सरल रेखा में होने वाली सभी गतियाँ हैं वो क्या कहलाएगी? एक विमीय गति कहलाती है। जैसे कार की गति है वो भी सरल रेखीय गति है। और स्थानांतरीय गति, यानी पहले कोई यहाँ था, उसके बाद स्थान चेंज करके यहाँ आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगी? एक विमीय गति कहलाएगी। ये तो थी एक विमीय गति। अब अपन देखेंगे द्विविमीय गति कौन सी होती है। द्विविमीय यानी टू डायमेंशनल, कि जब कोई कण निर्देश तंत्र के किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय गति। जैसे यहाँ एक्स पे एक चला है तो वाई पे भी एक है, एक्स पे 2 चलाए तो वाई पे भी 2, एक्स पे 3 तो वाई पे भी 3। तो ये कौन सी हो गई? 2D गति हो गई। जैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि पूछते हैं हमें उदाहरण ही है, तो घुमावदार मोड़ पर चलती कार की गति क्या कहलाएगी? द्विविमीय गति। वृत्तीय गति है वो सारी द्विविमीय है। प्रक्षेप्य गति है, घूर्णन गति है, दोलन गति है, ये सब क्या है? द्विविमीय गति। और इन सबको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे, तो ये मत सोचना कि भाई ये प्रक्षेप्य कौन सी होती है, घूर्णन कौन सी, क्योंकि सबको डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद में आती है त्रिविमीय यानी 3D, कि जब कोई कण है निर्देश तंत्र के तीनों अक्षों के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं? त्रिविमीय। अब इसको यहाँ डायग्राम के अंदर तो वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको तो प्रैक्टिकली देखा जाता है। ऐसे जैसे ये एक्स है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड है, तो अगर इन तीनों में अगर सापेक्ष चलती है तो वो क्या कहलाती है? त्रिविमीय। जैसे कि गैस के अणुओं की गति है, मच्छर या मक्खी की गति है, या गुब्बारे की गति है, जैसे ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, तो ये क्या कहलाएगी? त्रिविमीय। तो उदाहरण ध्यान में रखना। उसके बाद में अपन देखते हैं कि स्थानांतरीय गति, कि जब कोई कण है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तो वो गति क्या कहलाएगी? स्थानांतरीय। जैसे ये गति सदैव सरल रेखा में ही होती है, कि सीधी सड़क पर कार की गति है या सरल रेखा में होने वाली सभी गतियां हैं वो क्या कहलाती है? स्थानांतरीय। जैसे अपन पूरे दिन में इधर उधर चहलकदमी करते हैं तो वो कौन सी है? स्थानांतरीय गति है। उसके बाद में अपन आगे देखें कि घूर्णन गति कौन सी होती है, कि जब कोई कण है वो अपने ही अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति करे तो कण की गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। जैसे ये कोई वृत्ताकार पथ है और यहाँ कोई कण है, अब ये निश्चित जैसे यहाँ है, यहाँ अगर ऐसे कंटिन्यू गति कर रहा है तो ये क्या कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। जैसे मेरी गो राउंड झूले की गति, वो झूला होता है ऊपर वाला जिसमें बहुत से लोगों को डर भी लगता है, तो वो कौन सा हो गया? मेरी गो राउंड। और उसकी जो गति है वो कौन सी है? घूर्णन गति। जैसे घड़ी की सुई की गति है तो वो भी ठीक ऐसे ही गति होती है। उसके अलावा लट्टू यानी फिरकने की गति है, या पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर परिभ्रमण है, या कुमार की चाक की गति है, ये सब क्या कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। उसके बाद में दोलन गति। दोलन गति कौन सी होती है? कि कण की वह आवर्त गति जिसमें कण एक माध्य बिंदु के इर्द गिर्द ही गति करता है तो कण की गति क्या कहलाती है?
दोलन गति। जैसे अगर यहाँ एक कोई माध्य बिंदु है तो इसके जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर जा रहा है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगी? दोलन गति। जैसे वो झूला होता है ना नाव वाला, बोट वाला, वो क्या है? दोलन गति है। वैसे याद रख सकते हो आप। सरलोलक की गति भी क्या है? दोलन गति की है। जैसे यहाँ सरलोलक है वो लटकाया हुआ है धागे से, तो ये ऐसे जो गति करेगा तो ये क्या कहलाएगी? सरलोलक। तो याद रखने के लिए आप वो बोट वाला झूला है वो याद रख सकते हो। उसके बाद में अपन देखते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होते हैं? तो एक चक्कर में जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। इसका मात्रक बहुत बार पूछा हुआ है कि आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है? सेकंड होता है। उसके अलावा आवर्ती है। आवर्ती किसे कहते हैं? तो एक सेकंड में जो चक्रों की संख्या होती है उसे कहते हैं आवर्ती। आवर्ती को n से डिनोट करते हैं और n बराबर 1/t, यानी ये क्या होती है? आवर्तकाल की विपरीत। और मात्रक क्या हो गया? आवर्तकाल का सेकंड है तो इस ये विपरीत हो तो क्या होगा? 1/सेकंड, या इसे अपन क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं, या सेकंड इनवर्स भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन भी दिया मैंने कि मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। तो इसका आवर्तकाल एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल ज्ञात करेंगे तो क्या हो गया? 1 मिनट यानी टाइम तो ऊपर आ गया, कितनी बार धड़कता है? 72, तो 60/72 यानी 5/6 सेकंड। और आवृत्ति क्या हो जाएगी? जस्ट इसकी विपरीत, तो 6/5 हर्ट्ज। उसके बाद में अपन देखते हैं गति के अगले प्रकार की यादृच्छिक गति किसे कहते हैं, यानी रैंडम मोशन। कि जब कोई कण अनिश्चित पथ एवं अनिश्चित दिशा में गति करता है तो कण की गति क्या कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है। कैसे? कि जैसे फुटबॉल के खिलाड़ियों की गति है, जैसे फुटबॉल इधर आई तो वो इधर चले जाएंगे, इधर आई तो इधर चले जाएंगे, कहाँ भी जा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? यादृच्छिक गति कहलाएगी। या गैस के अणुओं की गति है तो ये भी क्या होगी? यादृच्छिक गति। यानी ये रैंडम मोशन करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी यादृच्छिक गति। उसके बाद में अपन देखते हैं कंपन गति। कि वह दोलन गति जिसमें कण की आवृत्ति अधिक हो कंपन गति कहलाती है। जैसे गिटार के तार की गति है वो क्या कहलाती है? कंपन गति है। या मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने पर भी जो कंपन होता है वो क्या कहलाती है? कंपन गति। कंपन गति है तो दोलन गति, लेकिन इसमें क्या होगा? कंपन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसे क्या बोल देंगे? कंपन गति। और दोलन में क्या होगी? स्पीड कम होगी। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं इसमें कि सही कथन चुनिए। एक क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति होती है। फर्स्ट जो कथन है वो है कि प्रत्येक आवर्त गति है वो दोलन गति होती है। और दूसरा कौन सा है? कि प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है। देखिए मैंने क्या बताया कि दोलन गति है उसमें अगर स्पीड बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? आवर्त गति। इसका मतलब प्रत्येक दोलन गति है वो तो आवर्त गति होगी, लेकिन प्रत्येक जो आवर्त गति है वो दोलन गति नहीं होगी, क्योंकि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो उसे सिर्फ आवर्त गति बोलेंगे, दोलन नहीं बोलेंगे। तो इसमें कौन सा सही हो गया? केवल बी। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न गतियों को वर्गीकृत कीजिए। कि दौड़ते समय हाथों की गति, तो हाथों की गति कौन सी हो गई? दोलन गति, क्योंकि कंपन की तरह इतने ज़्यादा तो फास्ट नहीं होते ना, तो इसे क्या बोलेंगे? दोलन गति। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, तो ये तो स्थानांतरीय हो गई, सरलेखीय गति हो गई। उसके बाद ये कि मेरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति, तो घूर्णन या वर्तल गति भी बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल देखा था हमने। 100 झूले पर बच्चे की गति, तो कौन सी हो गई? दोलन गति हो गई। या विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, ये भी दोलन गति है। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति है, ये स्थानांतरीय गति है या एकविमीय गति है, या इसे सरलरेखीय गति भी बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि गति में कौन कौन सी राशियाँ प्रयुक्त की जाती है। तो एक तो यूज़ करते हैं अपन दूरी का, गति पढ़ते हैं तो दूरी का यूज़ करते हैं। दूरी किसे कहते हैं? तो किसी भी कण के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। और ये कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि दूरी है वो कैसी राशि है, तो वो क्या है? अदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक तो मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी बता सकते हैं अपन। एवं विमा क्या होगी? तो m0, L1 और T0 होगी। दूरी सदैव धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। जैसे अपन कभी ये नहीं बोलते कि मैं -5 किलोमीटर चला था, मैं -2 किलोमीटर चला था, तो ये कभी ऋणात्मक नहीं होगी। क्या होगी? धनात्मक ही होगी। गति के दौरान दूरी है वो सदैव बढ़ती है। अगर कोई गति करता है तो दूरी सदैव बढ़ती है, इसीलिए तो गति क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती। गति के दौरान दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ ऋणात्मक नहीं हो सकती वो शून्य भी क्या होगी? शून्य है। इसका मतलब क्या है? विरामावस्था में। और अगर गति स्टार्ट कर दी है तो इसका मतलब दूरी कुछ ना कुछ तो अवश्य होगी। वाहनों में लगे दूरी मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर कहते हैं, पथ मापी।
जो वाहनों में लगे होते हैं, जैसे बाइक है या गाड़ी में, जिसमें अपन देखते हैं कि भाई कितने किलोमीटर चल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर कि उसमें उसे स्पीडोमीटर बोलते हैं, तो स्पीडोमीटर तो वो है जो अपने को स्पीड बताता है, ओडोमीटर वो है जो अपने को दूरी बताता है। तो जो दूरी बताता है उसे क्या बोलते हैं, ओडोमीटर, या इसे पथमापी भी बोलते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि विस्थापन, दूरी और विस्थापन है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि दूरी कभी भी है वो शून्य नहीं हो सकती या ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन में देखते हैं अपन कि विस्थापन किसे कहते हैं, कि दो बिंदुओं के मध्य सीधी तथा न्यूनतम लंबाई है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ समझा दूँ आपको कि यहाँ बिंदु है ए, यहाँ बिंदु है बी। अब दूरी की अगर बात करें तो जैसे मैं यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे घूमते 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 ऐसे आया, अब ये तो हो गई दूरी। लेकिन विस्थापन अगर देखना होगा तो यहाँ से जो सीधी दूरी है ये क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। और दूरी जो मैंने कुल जो रास्ता तय किया है वो क्या कहलाएगा, दूरी कि और ये कैसी है, तो ये एक सदिश राशि है और जिसका मात्रक है वो तो होता है मीटर, और विमा क्या होती है m0l1t0। जो दूरी की विमा है वही है, दूरी का जो मात्रक है वही है। उसके बाद में विस्थापन है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। दूरी कैसी, हमेशा धनात्मक, और ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। गति के दौरान विस्थापन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। विस्थापन क्या होता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है एवं शून्य भी हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ से गति करना स्टार्ट किया तो इनके मध्य की जो दूरी है वो तो कम हो रही है ना, इसलिए ये विस्थापन तो कम हो रहा है, लेकिन जो दूरी है वो तो बढ़ रही है ना। विस्थापन क्या होता है, तो इसे बोलते हैं स्थिति में जो परिवर्तन होता है, कि अभी यहाँ था अब अगर बी पे पहुँच गया है तो ये स्थिति में परिवर्तन है, ये क्या कहलाता है, विस्थापन कहता है। विस्थापन को अपन डेल एक्स से लिखते हैं, तो x2 माइनस x1, x2 जहाँ क्या है अंतिम स्थिति और x1 क्या है प्रारंभिक स्थिति। यदि x2 है वो x1 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब तो डेल x क्या है, यानी विस्थापन क्या है, धनात्मक। x2 किसे बोलेंगे अपन, जो अंतिम स्थिति है, कि अगर अंतिम स्थिति है वो प्रारंभिक स्थिति से ज़्यादा है तो ये तो है धनात्मक विस्थापन। अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब शून्य, और अगर x2 व x1 से कम होगी तो क्या बोलेंगे, यहाँ विस्थापन है वो ऋणात्मक है। उसके बाद में अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन कि निम्न में से सत्य कथन पहचानिए कि गति के दौरान दूरी शून्य हो सकती है। गति के दौरान दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। दूसरा है कि गति के दौरान विस्थापन शून्य हो सकता है, सही बात है। गति के दौरान दूरी नियत नहीं हो सकती, ये भी सत्य है। गति के दौरान विस्थापन नियत नहीं हो सकता, हाँ ये भी सही है कि क्योंकि घटता बढ़ता रहता है, तो ये ऑप्शन डी राइट हो गया। उसके बाद में कि दूरी सदैव विस्थापन के परिणाम से अधिक या बराबर हो सकती है, यानी दूरी है वो या तो विस्थापन के बराबर भी हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है, कम नहीं हो सकती विस्थापन से कभी। दूरी और विस्थापन के आंकिक मान का अनुपात सदैव एक से अधिक या एक के बराबर होता है, कि दूरी और विस्थापन का अगर अनुपात देखें तो या तो एक से अधिक होगा या एक के बराबर होगा, एक से कभी कम नहीं होगा। उसके बाद में अपन चाल देखते हैं, क्योंकि अपन ने दूरी देख ली गति के अंदर, अब चाल यानी स्पीड भी देख लेते हैं कि एकांक समय में तय की गई जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, तो चाल कहते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, वे बराबर d/टी। और ये कैसी है, अदिश राशि है, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और विमा होती है m0l1t-1। उसके बाद में अगर औसत चाल देखें कि जैसे ए से बी तक है, वो अगर ये कोई चल रहा है तो वो d1 दूरी तय कर रहा है और समय ले रहा है t1, और d2 बी से सी तक जाने के लिए d2 तो दूरी तय कर रहा है और समय ले रहा है t2। तो औसत चाल क्या होगी कि कुल दूरी बटा जो कुल समय लगा है वो, तो v एवरेज यानी d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2। केस 1 जब समय समान हो, अगर समय समान होता है तो समय यानी t1 और t2 अगर बराबर है तो चाल क्या होगी v1 और v2। दूरी क्या होगी d1 बराबर v1 गुणा t और d2 बराबर v2 गुणा t। तो इसे अगर याद ना भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और औसत चाल का याद रख लो कि v एवरेज बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। उसके बाद में अपन देखते हैं तात्क्षणिक चाल। इसे क्या कहते हैं कि किसी निश्चित समय या विशेष क्षण पर चाल क्या कहलाती है, तो तात्क्षणिक चाल कहलाती है। वाहनों में तात्क्षणिक चाल का मापन है वो किससे करते हैं, तो स्पीडोमीटर से करते हैं, कि किसी एक निश्चित पल पर क्या है चाल तो उसे क्या किससे मापन करेंगे, स्पीडोमीटर या चाल मापी से।
और इसे v से डिनोट करते हैं, v बराबर ds/dt की समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन है ये। एक होती है एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि अपन ये बोलते हैं ना कि मैं यहाँ से फला जगह से उस जगह गया तो 60 की स्पीड से चला था या 80 की स्पीड से चला था, तो ये क्या कहलाती है, एक समान चाल। कि जब कोई कण निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है तो वो क्या कहलाती है, किसी कण की एक समान चाल कहलाती है। और आवर्त गति होती है उसमें कण की चाल सदैव क्या होती है, एक समान चाल ही होती है आवर्त गति के अंदर। उसके बाद में है कि परिवर्ती चाल, कि जब कोई कण समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है, अर्थात यात्रा के दौरान अपनी चाल है वो लगातार परिवर्तित करता रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, परिवर्तित। यानी कभी तो 60 की स्पीड से चल रहा है और कभी कोई बीच में गांव आ गया तो 40 की हो गई, 20 की हो गई, या एकदम रोड सुनसान मिली तो 80 की स्पीड हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, परिवर्ती चाल कहलाएगी। उसके बाद में अपन गति के समीकरण की बात करते हैं। तो गति के समीकरण है वो किसने दिए थे, गैलीलियो ने दिए थे गति के समीकरण। और कितने दिए थे, तो 3 समीकरण दिए थे। कौन कौन से, गति का पहला समीकरण, दूसरा और तीसरा। पहला समीकरण क्या कहता है, v बराबर u प्लस at, इसे बोलते हैं वेग समय संबंध। और दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसे बोलते हैं स्थिति समय संबंध। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और इसे बोलते हैं वेग स्थिति संबंध। यानी इसके अंदर क्या होता है, u को तो बोलते हैं प्रारंभिक वेग, v को बोलते हैं अंतिम वेग, a को बोलते हैं त्वरण, t को बोलते हैं समय, और s को बोलते हैं स्थिति, दूरी या विस्थापन। इन जो ये गति के तीनों समीकरण है, इसको मुख्यतः याद ही रखना होगा, और इनको डिटेल से अपन जो अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर अध्ययन करेंगे। इसके एग्जाम्पल भी बहुत से देखिए, और ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछते हैं। लेकिन अगर हम पूछ ले कि गति के समीकरण किसने दिए, गैलीलियो ने। कितने दिए, 3 दिए थे। पहला समीकरण किससे संबंधित है, वेग समय से, दूसरा स्थिति समय से, तीसरा वेग स्थिति से। ये थे गति के जो समीकरण है अपने वो। और जो अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर अपन बल यानी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो गति के समीकरण है उनके डिटेल से चर्चा करेंगे, उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास है वो 20 मिनट से बड़ी हो गई। और अपना मुख्य टारगेट यही रहता है कि अपनी क्लास है वो लगभग छोटी हो, ताकि आप बोरिंग भी ना हो, और कम समय में जैसे लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है, उसमें भी आप इसे आराम से देख सको और आपके समय की भी बचत हो सके। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। और अपनी जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसकी क्लासें कंप्लीट हो गई है, ICT कंप्लीट हो गई है, और साइंस अपनी चल ही रही है। तो अगर वो क्लासें भी नहीं देखी आपने तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना, वहाँ भी फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा पहले में, कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।